वहाँ कोई है। डियर लिसनर, कल आपने सुना कि प्रोफेसर मिश्रा को हॉस्पिटल से हवेली लेकर आ गए हैं। वहीं उनके लिए सारा ट्रीटमेंट का इंतजाम किया गया है और वहाँ आने के बाद सौरभ से भी उन्होंने बात कर ली है। यहाँ तक कल आपने सुना था। अब आगे। जैसे ही प्रोफेसर मिश्रा सौरभ से बात करके फ़ोन अपने सिरहाने रखते हैं, डॉक्टर जैन और ठाकुर सम्राट सिंह जी वहाँ पर आ जाते हैं। डॉक्टर जैन प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, तो प्रोफेसर साहब बात हो गई आपके स्टूडेंट से, ठीक है ना वो? प्रोफेसर मिश्रा डॉक्टर जैन से कहते हैं, हाँ डॉक्टर जैन, बात हो गई मेरी, लेकिन मुझे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। चोट का नहीं, अंदर से जैसे बहुत जोर पड़ रहा हो मेरे सर में। डॉक्टर जैन प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, हाँ इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा था कि आप आराम कीजिए। प्रॉपर आराम आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए, ये काफ़ी हार्मफुल हो सकता है क्योंकि चोट सीधा आपके सर पर लगी हुई है। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी का फ़ोन उनकी ओर बढ़ाते हुए कहते हैं, लीजिए ठाकुर साहब आपका फ़ोन, और मुझे मेरा फ़ोन दे दीजिए। और प्रॉमिस, मैं ज़्यादा किसी से बात नहीं करूँगा और कुछ बोलूँगा भी नहीं। और डॉक्टर जैन, आप सही कह रहे हैं, मुझे आराम ही कर लेनी चाहिए। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, प्रोफेसर साहब बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए आप। हमें पता है कि कंडीशन भी ऐसी है कि आप ना भी चाहें तो भी आपको टेंशन होगी ही, लेकिन फिर भी कोशिश कीजिए और जैसे ही आपकी कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाएगी तब हम सारे मैटर्स पर बात करेंगे। पर प्लीज़ आप अभी कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि अगर आपकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई या आपको कुछ हो गया तो फिर। डॉक्टर जैन सम्राट सिंह जी को वहीं पर रोकते हुए कहते हैं, अरे ठाकुर साहब, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। प्रोफेसर साहब जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, आप उन्हें डराइए तो मत प्लीज़। डॉक्टर जैन थोड़ा बाहर जाते हैं और अपने साथ आई नर्स को अपने पास बुलाते हैं और उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं। डॉक्टर जैन उस नर्स से कहते हैं, सिस्टर सुप्रिया, आप समय समय पर प्रोफेसर साहब की रिपोर्ट लेते रहना। क्या कंडीशन है, कैसी कंडीशन है, ये एक रीडिंग आपके पास होनी चाहिए ताकि हमें ट्रीटमेंट में हेल्प हो जाए। नर्स डॉक्टर जैन से कहती है, ठीक है सर, मैं अपनी ड्यूटी अच्छी तरीके से पूरी करूंगी। इतना बोलकर डॉक्टर जैन कमरे में वापस आए और ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहा, ठाकुर साहब अब कुछ देर प्रोफेसर साहब को आप आराम करने दीजिए और हमें यहाँ से अब जाना चाहिए। नर्स इनका ध्यान रख लेंगी और किसी भी बात की कोई भी प्रॉब्लम होने पर वो हमें इन्फॉर्म कर देंगी। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर जैन की बात सुनकर प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, ध्यान रखिएगा प्रोफेसर साहब आप अपना, और आपका फ़ोन तो आपके पास है ही ना, कुछ भी अजीब लगने पर आप मुझे तुरंत कॉल कर लीजिएगा। बस आप बिल्कुल परेशान मत होइएगा। ठाकुर सम्राट सिंह जी की बात सुनकर प्रोफेसर मिश्रा अपना सर हाँ में हिला देते हैं और चुपचाप आंखें बंद करके लेट जाते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी डॉक्टर जैन के साथ ही कमरे से बाहर निकल जाते हैं। उधर जोधपुर में सौरभ के घर सौरभ और सानवी दोनों ही किचन में थे। सौरभ वहीं चेयर डालकर बैठा था जबकि सानवी मुंह बनाते हुए वेजिटेबल काट रही थी। सौरभ सानवी से कहता है, अब मुंह बनाना बंद करो, देखो गलती तुम्हारी है। सुबह तुमने मुझे कैसे परेशान किया। आज मैंने तुमको बोला था ना कि तुम ब्रेकफास्ट बनाओगी, लेकिन तुमने क्या किया, सारा काम मुझसे करवा दिया। अब तो पूरा का पूरा लंच तुम अकेले ही बनाओगी। बस मैं तुम्हें बैठकर यहाँ वॉच करूँगा। सानवी नाक सिकोड़ते हुए सौरभ से कहती है, वैसे भी तुमसे मुझे यही उम्मीद थी। कैसे बॉयफ्रेंड हो तुम, मुझे बिल्कुल प्यार नहीं करते, कितना काम करवा रहे हो मुझसे। जाओ, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, अब खाना बनाने दो। सौरभ हंसते हुए सानवी से कहता है, वाह ये सही है यार, मतलब खुद करो तो कोई बात नहीं और मैं करूं तो मैं तुमसे प्यार नहीं करता। ऐसा भी नहीं है मैडम, ऐसे तो तुम मुझसे बाद में सारा काम करवाती ही रहोगी, तुम तो मेरी हेल्प करोगी नहीं। सानवी चुपचाप अपना काम कर रही होती है कि तभी अचानक सानवी चिल्लाती है और सौरभ तुरंत उसकी ओर देखता है। सौरभ तुरंत उठकर उसके पास आता है और पूछता है, क्या हुआ सानवी, तुम अचानक से क्यों चिल्लाई? कहीं फिर से कोई ड्रामा तो नहीं कर रही हो कि सारा काम मुझे ही करना पड़े? सानवी डरते हुए सौरभ से कहती है, सौरभ वहाँ खिड़की के पास कोई है, वहाँ कोई है, मुझे लगातार देखे जा रहा है अभी भी। सौरभ सानवी के कहते ही खिड़की की ओर अपनी नज़रें दौड़ाता है और सानवी से कहता है, पर वहाँ तो मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। सानवी सौरभ से कहती है, सौरभ वो वहीं है,
मैं झूठ नहीं बोल रही और मैं मजाक भी नहीं कर रही। वो लगातार मुझे देख रहा है। इतना सुनकर सौरभ तुरंत उस खिड़की की ओर जाता है और उसे बंद कर देता है। ये खिड़की दक्षिण की ओर खुलती थी और सौरभ ने कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया था। सौरभ सानवी को लेकर मंदिर वाले कमरे में जाता है और अभिमंत्रित करने वाला सामान वहाँ से लेकर उस खिड़की को अभिमंत्रित करता है और सानवी, जो कि काफ़ी डर चुकी थी, उसे शांत करने की कोशिश करता है। सौरभ सानवी से कहता है, सानवी प्लीज़ शांत हो जाओ, बताओ क्या देखा तुमने, कौन था वो और कैसा दिखता था। सानवी अचानक से रोने लगती है और रोते रोते ही कहती है, सौरभ मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे मार डालेगा वो। इतना बोलते बोलते सानवी अचानक से अपने कानों को ढक लेती है और सौरभ से कहती है, सौरभ वो आवाज़ मुझे फिर से आ रही है। सौरभ अपने मन में सोचता है, घर को तो अभिमंत्रित किया है, फिर ये आवाज़ और खिड़की पर उसका दिखाई देना। लगता है स्वामी जी को दोबारा से बुलाना पड़ेगा और इस सब बारे में प्रोफेसर मिश्रा से बात भी करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, सच से नहीं, ठाकुर सम्राट सिंह जी, उन्हें सब पता है, उन्हें इसका तोड़ भी पता है और वो ज़रूर मेरी मदद करेंगे। इतना सोचते हुए वो सानवी को अपने गले से लगा लेता है और उसको शांत कराता है। सौरभ तुरंत अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और राजपुरोहित जी को फ़ोन लगाता है। जैसे ही दूसरी तरफ से राजपुरोहित जी फ़ोन रिसीव करते हैं, सौरभ उनसे कहता है, खंबा घड़ी गुरुजी, घर को अभिमंत्रित कराया था, ये तो आपको पता ही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका असर कम हो रहा है क्योंकि उसका प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है। कल और आज इन 2 दिनों में बहुत कुछ सामना कर लिया। राजपुरोहित जी फ़ोन पर सौरभ से कहते हैं, देखो सौरभ, तुम परेशान मत हो, हम आते हैं आज ही। हमें लग ही रहा था कि तुम हमें फ़ोन करने वाले हो। सौरभ आश्चर्य से राजपुरोहित जी से कहता है, पर गुरुजी, आपको इस बात का अंदाज़ा कैसे हुआ कि मैं आपको फ़ोन करने ही वाला हूँ। राजपुरोहित जी अपनी हमेशा की तरह हंसी हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, कुछ बातें होती हैं जो पता चल जाती हैं। याद है आखिरी बार हमने तुम्हें एक बात बताई थी, भाग्य वाली और कर्म वाली। सौरभ राजपुरोहित जी से कहता है, हाँ गुरुजी, मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है। आपने बताया था कि कर्म इंसान का भाग्य बदल सकते हैं। राजपुरोहित जी सौरभ से कहते हैं, बेटा, जब तुम्हें इतना पता है तो कोई भी कदम उठाने से पहले उस बारे में 10 बार सोच लिया करो कि इसका अंजाम क्या होगा। सौरभ राजपुरोहित जी से कहता है, आपका क्या मतलब है स्वामी जी? मैं तो कुछ भी करने से पहले सोच ही रहा हूँ, हर एक सिचुएशन के बारे में, सानवी के बारे में। राजपुरोहित जी सौरभ से कहते हैं, बेटा, हम आकर आपको समझाते हैं, अभी हमारे ध्यान का समय है, बस वो पूरा करें, उसके बाद हम आपके घर पहुँच रहे हैं। तब तक आप हमारा अभिमंत्रित करके दिया हुआ सामान जो है उसे बाहर निकाल कर रखें। सौरभ राजपुरोहित जी के कहे अनुसार सब सामान वही टेबल पर रख देता है और सानवी के साथ सानवी के कमरे में चला जाता है, क्योंकि वही एक ऐसा कमरा था जो पूरी तरीके से फिलहाल सेफ था। उधर जैसलमेर में प्रोफेसर मिश्रा, जो कि आंख बंद करके लेटे हुए थे, उनको हल्की नींद आ चुकी थी और नर्स सुप्रिया वही सोफे पर बैठी हुई थी। ठाकुर सम्राट सिंह जी और डॉक्टर जैन दोनों ही ड्राइंग रूम में बाहर थे और फिलहाल सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था। तभी अचानक प्रोफेसर मिश्रा की नींद खुलती है और वो चीख उठते हैं। नर्स सुप्रिया तुरंत उठकर उनके पास आती है। उनकी आवाज़ सुनकर ठाकुर सम्राट सिंह जी और डॉक्टर जैन दोनों ही अंदर भागे भागे पहुंचते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर साहब के सिरहाने पर जाकर बैठ जाते हैं और उनके सर पर अपना हाथ फेरते हुए पूछते हैं, क्या हुआ प्रोफेसर साहब, आप ठीक तो हैं? सर में ज़्यादा दर्द हो रहा है क्या? प्रोफेसर साहब के बोलने से पहले ही नर्स सुप्रिया ठाकुर साहब से कहती है, सर, इन्हें कुछ देर पहले ही पेन किलर का इंजेक्शन दिया था। सर दर्द तो इनको नहीं हो रहा होगा क्योंकि अभी तो इंजेक्शन का असर होगा ही ना। पता नहीं क्यों अभी तो ये सो रहे थे और अचानक से उठकर चिल्लाने लगे। प्रोफेसर साहब ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठाकुर साहब आप यहाँ बैठिए और इन दोनों को प्लीज कुछ देर बाहर जाने के लिए कहिए। ठाकुर सम्राट सिंह जी अपना सर उठाकर उन दोनों की ओर देखते हैं और इससे पहले कि ठाकुर सम्राट सिंह जी कुछ कहते, डॉक्टर जैन उनको हाँ में सर हिलाकर नर्स सुप्रिया के साथ कमरे से बाहर निकल जाते हैं। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से पूछते हैं, प्रोफेसर साहब क्या हुआ आपको? अचानक से आप इतनी तेज से क्यों चीखे? प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठाकुर साहब आपको इस खिड़की के बाहर कोई दिख रहा है? ठाकुर सम्राट सिंह जी खिड़की की ओर देखते हुए कहते हैं, नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा।
प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, नहीं ठाकुर साहब, वो वहीं है खिड़की के पास, मैं उसे साफ साफ देख सकता हूँ। ठाकुर सम्राट सिंह जी खिड़की की ओर देखते हुए कहते हैं, पर कौन है वहाँ? हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा। प्रोफेसर मिश्रा डरते हुए कहते हैं, सोसेन, वो वही है जिसकी तस्वीर हमने बाहर देखी थी। ठाकुर सम्राट सिंह जी प्रोफेसर मिश्रा से कहते हैं, प्रोफेसर साहब क्यों मजाक कर रहे हैं आप? दवाइयों का असर लगता है कुछ ज़्यादा ही हो गया है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हैं आप? ऐसा कैसे हो सकता है? आज तक वो आत्माएं किसी को भी नहीं दिखी हैं। प्रोफेसर मिश्रा ठाकुर सम्राट सिंह जी से कहते हैं, ठाकुर साहब प्लीज़ वो खिड़की बंद कर दीजिए और आप मुझे छोड़कर कहीं भी मत जाइए और मुझे सौरभ से बात करनी है। ठाकुर सम्राट सिंह जी खिड़की की ओर जाकर उसे बंद कर देते हैं और वापस प्रोफेसर मिश्रा के पास आ जाते हैं। नर्स सुप्रिया तो याद ही होगी आपको। जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये वही नर्स है जो सौरभ के घर पर थी। लेकिन यहाँ क्या कर रही है? सानवी और प्रोफेसर मिश्रा को खिड़की के पास कौन देखा था? क्या ठाकुर सम्राट सिंह जी इस मामले में सौरभ की कुछ मदद कर पाएंगे? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ और कहानी को लगातार सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और सुनते रहिए ये प्यारी सी कहानी, रिश्ता पूर्व जन्म का।